प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। अब आज हमारे साथ हैं हमारे प्रिय व्यालोक जी। व्यालोक सर, स्वागत। राम राम। व्यालोक सर, मिलॉर्ड लोगों के जो कथन आते हैं, जो टिप्पणियां आती हैं, एक से एक अद्भुत अद्भुत आती हैं। रामदेव जी के लिए उन्होंने कहा था कि तुमको चीर फाड़ के रख देंगे, वी विल रिप यू अपार्ट। नूपुर शर्मा जी को कहा था कि तुम्हारी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं, तुमने सारा माहौल खराब कर रखा है। फिर एक कुछ दिन पहले एक रेपिस्ट को, बच्ची थी, उसके रेपिस्ट को छोड़ते हुए इन्होंने कहा एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। और अभी कुछ दिन पहले दोस्तोवस्की को की किताब के द ब्रदर्स क्रमज़ाव को कोट करते हुए फिर कुछ लोगों को छोड़ दिया इन्होंने। और सबसे अद्भुत आया है कल, भीड़ का कोई मजहब नहीं होता। और ये हमारे जज साहब लोग की टिप्पणियां हैं। जिसको फंसाना है उसके लिए अलग टिप्पणी है और जिसको छोड़ना है उसके लिए अलग टिप्पणी है। मामला एक हो सकता है, कई सारे हो सकता है। घटना है राजस्थान की। राजस्थान में शोभा यात्रा निकल रही थी, धार्मिक यात्रा निकल रही थी, कुछ हिंदू लोग निकाल रहे थे और दर्शकों को विजुअल याद होगा कुछ जैसा हरियाणा नूह मेवात में हुआ था। पत्थर चलने लगते हैं, पूरे देश से विजुअल्स आते हैं। तो कुछ पत्थर चलाए कट्टरपंथी मुसलमानों ने और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो जज साहब ने कहा कि अरे वो हाईकोर्ट, वो हार्ट अटैक से मर गया होगा। तो जज साहब जो आज हमारे जो है एक, क्योंकि हर विषय के विशेषज्ञ हैं, तो जज साहब जो है कार्डियक सर्जन भी हो गए हैं। उन्होंने दूर से देख के बता दिया, अरे तो ऐसे मर गया होगा, ठीक, फाइन। और साथ ही साथ उन्होंने, जस्टिस फरजंद अली जी ने 18 कट्टरपंथी मुसलमानों को, जो कि गिरफ्तार किए गए थे भीड़ पर पत्थर चलाने के लिए, उनको जमानत दे दी। और उन्होंने कहा कि हर भीड़ का मजहब नहीं होता। वेलो भाई, जज साहब लोग की इस अद्भुत टिप्पणियों पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं लगातार टिप्पणी करता रहा हूं, मैं लगातार बोलता रहा हूं बिना किसी डर के, भय के। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इस देश में जुडिशरी मोस्ट ओवररेटेड सुविधा है। और जो मिलॉर्ड्स हमारे यानी 140 करोड़ भारतीयों के नौकर हैं, वो सचमुच खुद को खुदा मियां समझने लगे हैं इस धरती। और वो इसीलिए उल जलूल अनाप शनाप कुछ भी बकते हैं और उनको पूरी छूट है, खुला खेल है कि वो कुछ भी बोलेंगे और उनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो कार्यपालिका पर टिप्पणी करेंगे, वो विधायिका पर टिप्पणी करेंगे, वो सभी चीजों पर, इस ब्रह्मांड के नीचे जितनी चीजें हैं वो सबके ज्ञाता हैं, सर्व संपन्न हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, हर एक जगह वो मौजूद हैं। लेकिन वो खुद के गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे कि उनका दामन जो वो पहनते हैं, काला कोट, उससे भी कितना काला उनका मन है और उससे भी उतना काला उनके तमाम फैसले हैं जिस पर जनता आज हंस रही है, जिस पर जनता आज लोटपोट हो रही है। राजस्थान से बात शुरू करें। हमारे मिलॉर्ड्स का क्या है सीन कि वो एक आध किताब कहीं से पढ़ लेते हैं या फिर उनके पास तो बहुत सारा पैसा भी होता है, ठीक ठाक सरकार पैसा देती है, तो एक आध उन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को भी रखा होगा कि कुछ कोटेशंस वो कोट करते हैं, कभी शेर सुना देते हैं, कभी कोटेशन लिख देते हैं। ये सब उसी में होता है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, सो माय डियर लेट्स गेट यू बेल। तुम बाहर जाओ और फिर से अपराध करो। तो ये वाला मामला है। दूसरी बात कि 18 लोग नामजद थे, आरोपित थे, और वो पूरी भीड़ थी। चार भुजानाथ की शोभा यात्रा थी और उस पर पथराव हुआ था। लेकिन मिलॉर्ड्स को सपना आया कि भीड़ का मजहब नहीं होता, भीड़ तो भीड़ होती है। अब ये सपना उनको अगर इस मामले को पलट दिया जाए तब भी आएगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो माय लॉर्ड हैं। अब उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने बता ही दिया कि वो कार्डियक सर्जन भी थे। इसके पहले, अभी 4-5 दिन पहले, मिलॉर्ड इतनी जल्दी में थे कि 2 लोगों की हत्या जिस बालक ने की, सो कॉल्ड नाबालिग ने,
मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे वो कहीं से भी नाबालिग नहीं लग रहा है। उसको भाई लोगों ने 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी, और इतना ही नहीं, उसको जो कड़ी सजा मिली वो निबंध लिखने की थी। तो मैं ये कहता हूं कि इस देश में अगर मान लीजिए कि किसी को किसी की हत्या करनी हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस पर सोचना चाहिए हमें, आपको, सबको। मान लीजिए कि संदीप जी को या व्यालोक को किसी की हत्या करनी है, और हम लोग 18-20 लोगों को जमा कर लें अगर, और हम लोग किसी की हत्या कर देते हैं, तो क्या इसकी संभावना है कि हमारा भी कोई मजहब नहीं रहेगा? या क्या इसकी संभावना है कि बदले में कह दिया जाएगा कि वो कार्डियक अरेस्ट से मर गया, या फिर उसको धूप लग गई? अभी धूप का सीजन है, तो अभी तो लू से मौत हो सकती है। ऐसी कोई संभावना है क्या? या मान लीजिए कि आपके पास भी गाड़ी है, ठीक-ठाक गाड़ी चढ़ा दीजिए किसी पर, और उसके बाद आपको 200 शब्दों का निबंध लिखने को कह दिया जाए। या फिर मान लीजिए, मैं नहीं जानता आपके बारे में कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं कि नहीं। जो उस लड़के ने भरपूर मात्रा में पी रखी थी बार में जाके, तो मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक वाले को, बार को, जैसे कि उस कोर्ट ने बहुत सख्त, पुणे वाले कोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश दिया है कि लिमिटेड मात्रा में सर्व करो, यानी नियंत्रित मात्रा में पिलाओ भाई, क्योंकि पीने के बाद गाड़ी भी चलानी है, गाड़ी चलाने के बाद चढ़ानी भी है, और उसके बाद भी देनी है। लेकिन ये मिलॉर्ड्स जानते नहीं है कि ये कितना हास्य का पात्र बन रहे हैं, और हास्य से अधिक गुस्से का पात्र कितना बन रहे हैं। जनता में इनके फैसलों को लेकर कितना आक्रोश है। और अभी एक वीडियो, मैं उस वीडियो की सत्यता की या असत्य होने की पुष्टि नहीं करता, अभी उस सिरफिरे लौंडे की एक उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो रैप गा रहा है, और अपने कुकृत्य को बड़े ही नवाबी अंदाज में उसको जायज भी ठहरा रहा है, और उसको ठीक भी कह रहा है। जी सर, आपने सवाल पूछा कि क्या हम लोग इस प्रकार के कार्य करेंगे तो हमारे साथ क्या व्यवहार हो सकता है जुडिशरी का। सर, ऐसा है, आप अल्पसंख्यक वर्ग के नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, तो आप यह सोचे भी नहीं, ठीक है। दूसरा, मेरे पिताजी, आपके पिताजी बहुत बड़े बिल्डर भी नहीं है साहब। हम लोग न सिब्बल कर सकते हैं, न सिंघवी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग हाई कोर्ट तक में हमारे तोते उड़ जाएंगे अगर एक केस लग गया तो, ठीक। तो आप जो है, आपके पीछे जमाते इस्लामी भी नहीं खड़ी है, जो तत्काल जहांगीरपुरी पे बुलडोजर चलते ही जो है तुरंत पहुंच जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट तुरंत जो है 1 घंटे के अंदर फैसला देगा, ये बंद करो, बुलडोजर नहीं चलाओ, तोड़ो फोड़ो नहीं वहां पे। और आज तक वो नहीं हुआ। राजस्थान में आप सर FB लाइव करते हुए चाकू से कन्हैयालाल जी की हत्या कर सकते हैं, पर वह केस नहीं टेकअप किया जाएगा, उस पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं होगा कि इसको तत्काल वो दोनों आज भी हैं सर, वो दोनों आज भी जो है जेल में हैं, इजी पीजी हैं, और जब तक गहलोत सरकार थी तब तक केस भी नहीं चालू हुआ था जिन्होंने हत्या की थी। तो उन लोग का भी कोई स्वतः संज्ञान नहीं कि जस्टिस जुडिशरी ये बताए कि इस प्रकार की विभत्स हत्या करने वालों को हम तत्काल सजा देकर जो है एक नजीर कायम करेंगे, वह भी नहीं होगा। तो सर, कृपया ऐसे विचार मन में ना लाएं। आप वो नहीं हैं जो वो लोग हैं, ठीक है। आप उस वर्ग से संबंधित नहीं हैं। तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन न्यायालय ने जो रास्ता दिखाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो लोग इस घेरे में आते हैं वो आगे से ये काम किया करें, ताकि वो बहुत अच्छे से रहें। वो प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगा साहब, क्या बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मिले, जिनके बाप बिल्डर हैं, जिनके पास अकूत धन है, जो पोर्स से चलते हैं, जो एक खास समुदाय के हैं, मैं उन लोगों के लिए ये सब रास्ता बता रहा हूं, जो हमारी तथाकथित न्यायपालिका ने ही, हालांकि न्यायपालिका कहते हुए भी अब बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो न्याय कितना देते हैं पता नहीं, फैसले भी कितना सुनाते हैं, क्योंकि फैसले भी तो भाई 5 करोड़ मुकदमे इस देश में लंबित हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट में 80 लाख मुकदमे लंबित हैं, और
हमारे मिलॉर्ड्स को 2 महीने की छुट्टी चाहिए। अच्छा, छुट्टी पर जब इन लोगों के थोड़ी बहुत बातचीत कर दी गई तो मिलॉर्ड्स लगे रोने, क्लास 5th 6th के बच्चों की तरह कि देखो देखो मम्मा मुझे चिढ़ाते हैं, जबकि मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं तो रात भर पढ़ता हूँ। अरे भैया, इस देश में कौन सा वर्ग काम नहीं करता है, और अगर काम नहीं करता है तो सबसे कम काम आप लोग करते हैं। और अगर आप अपनी केस की फाइल पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा मतलब ऐसा कौन सा आपने अजूबा काम कर दिया जिसके लिए आपको नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये लोग इतना ही नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने फैसलों से ऐसा ऐसा नजीर बना रहे हैं, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि इनकी खुद ब खुद जो स्थिति है वह हास्यास्पद से और भी अधिक हास्यास्पद होती जा रही है। इन्होंने केजरीवाल को पेरोल दिया। केजरीवाल के साथ सबसे मजेदार बात यह थी कि उस बंदे ने मांगा भी नहीं था इनसे। उसने केवल कहा था कि भाई ये मुकदमा झूठा है, इसको क्रैश कीजिए। मिलॉर्ड को खुद से ये सपना आया कि नहीं नहीं, चुनाव का समय है, आप जाइए साहब बाहर जाइए। वहीं पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको इन लोगों ने बेल नहीं दी कल, हेमंत सोरेन को। उसका कसूर क्या है? वो आदिवासी है, वो डीप स्टेट का हिस्सा नहीं है। उसके साथ चूंकि केजरीवाल की तरह तमाम पीछे के लोग नहीं जुड़ रहे हुए हैं, फाउंडेशन से लेके सोरोस तक और पता नहीं कौन कौन लोग, क्योंकि उसके पीछे शहरी नक्सलियों का गिरोह नहीं है। भाई, फ्रॉड और इसके चार्ज तो दोनों पर लगे हुए हैं, आर्थिक अपराध के आरोपित दोनों ही हैं। तो आप अगर बिना मांगे, इतनी अगर आपकी कृपा है केजरीवाल जी पर, तो फिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने क्यों जेल में रखा हुआ है? उसको भी दीजिए। मनीष सिसोदिया को आप नहीं दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। मतलब आपकी, अब तो मैं कहूंगा कि मुझे इनकी सामान्य योग्यता पर भी संदेह होता है। ये लोग पढ़ते लिखते भी हैं कि नहीं? क्योंकि एक ही मामले में किसी को कुछ, किसी को कुछ। आप कुछ कह रहे थे सर। नीचे वाले जज साहब, हाई कोर्ट, मतलब हो सकता है लोअर कोर्ट एक फैसला सुनाती है, हाई कोर्ट, आपको सलमान खान याद होंगे सर, भाई साहब को उस लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई दोपहर 11, साढ़े 11, 12 बजे। वो फैसला तत्काल टाइप होके पहुंच जाता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट शाम के 3 बजे तक अगले की सुनवाई करके जो है जमानत देके छुट्टी पा लेती है। इतनी तेजी साहब, इतनी तेजी, मतलब आप स्पीड देख रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका काम नहीं करती है? अच्छा, दूसरी बात सर, सुप्रीम कोर्ट की लोकेशन एक है दिल्ली। उसमें मेरे ख्याल से जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट के जजों की, वो शायद 35, 36 या 40 के आसपास है सर। देश जब 47 में आजाद हुआ, या सो कॉल्ड आजादी मिली, जो भी था, तब से लेकर बहुत सारे प्रदेश थे, मतलब एक पंजाब था जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब था, तो उन प्रदेशों के अलग अलग हिस्से किए गए कि चलो सहूलियत के लिए कि इस प्रदेश को अपना नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया कि वो प्रदेश जो है वहां जनसंख्या बढ़ रही है, वो लोग अपना स्वयं का कार्य कर सकते हैं। तो आप सोचिए, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स उतने बहुत सारे बन गए, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन बहुत सारे बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारी, हम 33 करोड़ से 140 करोड़ हो गए हैं। तो उसके अनुसार, उसी अनुपात में नंबर ऑफ कोर्ट्स, या कम से कम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो बढ़ने चाहिए थे, या 4 बेंच तो होनी चाहिए थी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। पर नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट जस का तस 47 में था उतना ही आज भी है। तो क्यों ना मामले लंबे, यहां तक कि उसका कोई एडिशनल ब्रांच दिल्ली में भी नहीं खोली गई कि हमें एडिशनल, लखनऊ, इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ एक बेंच मिली। उत्तर प्रदेश पश्चिम के लोग पता नहीं सालों से डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमको नोएडा, गाजियाबाद रहते हैं, काहे लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट हमको भिजवाते हो, यहीं एक ब्रांच खोल दो। आज तक वो डिमांड पूरी नहीं की गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि पूरा पश्चिम यहीं आता है पांव छूने की, हे प्रभु न्याय दे दो। तो वो एक तंत्र है। तो पॉइंट इज कि क्यों ना मुकदमे लंबित हो। मैं आपसे सर, इंडिविजुअल टिप्पणियों की तो हम बात अलग से करते हैं, मैं पूरे तंत्र की बात करता हूँ। क्या इस तंत्र में कोई ऐसा नहीं है जो निकल के कहे कि नहीं ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए? और अगर अंदरूनी से नहीं सुधरेगी तो बाहरी कोई क्या सुधारेगा? सरकार क्या ही कर लेगी? अंदरूनी सुधार की कोई अब गुंजाइश देखते हैं? नहीं, इस तंत्र में कोई
सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये 30-35 परिवारों का, आपने कहा ना कि ये पूरे तंत्र का जो सवाल है, 30-35 परिवारों के लोग ही तो पूरे तंत्र पर कब्जा किए हुए बैठे हैं भाई। आप किसी भी मिलॉर्ड की फाइल उठाइए, देखिएगा उसके चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, कोई ना कोई उस तंत्र में होगा। ये जो एक न्यायिक परीक्षा होती है सो कॉल्ड, उसके जजेस कहाँ तक पहुंच पाते हैं? लोअर कोर्ट में खप जाते हैं बेचारे, हाई कोर्ट तक भी नहीं आ पाते हैं भाई। और ये लोग आपस में ही 5-5 साल तक ये रेकमेंड नहीं करते हैं कि भाई फलानवा का कोई बेटा होगा या बेटी होगी तो वो थोड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ा सा उसका 1-आध साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो उसको रेकमेंड कर देंगे। इन लोगों को खुद को आईने में देखने में शर्म नहीं आती है जजेस को, खुद को? ये जितने मिलॉर्ड्स हैं, ये वकीलों को बाध्य करते हैं कि हमें मिलॉर्ड कहिए, हमें योर लॉर्डशिप कहिए, और ये कुछ भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए इस तंत्र को बाहर से ही तोड़ना जरूरी है। और तब मैं ये भी बता दूं कि जब सरकार ने ऐसी कोशिश की थी, तब ये भाई लोग खुद ब खुद को क्लीन चिट दे दिए। मतलब ये वही हुआ कि जो अपराधी है वही खुद की जांच भी कर रहा है, वही जिरह भी कर रहा है, वही फैसला भी सुना रहा है, और अंत में टाइप कर दे रहा है कि भाई सब कुछ एकदम ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम चकाचक है। यही तो किया था इन लोगों ने। जब कॉलेजियम पर सवाल उठा तब इनकी आंखों, तब इनकी छटपटाहट आप देखिए, जैसे इनकी पूंछ पर किसी ने पांव रख दिया हो, वैसे छटपटाए थे ये। जब मोदी सरकार ने न्यायिक सुधार करने की कोशिश की, भाई पूरे दोनों सदनों से वो निर्विरोध, एक भी विपक्ष में वोट नहीं था, और उस चीज को इन लोगों ने पलट दिया। जबकि संविधान आपका सीधे सीधे कहता है कि ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं संविधान में है, और न ही इनकी जो भी अय्याशियां चल रही हैं उसका कोई प्रावधान नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि इनकी अय्याशियों को कायम रखने के लिए ये लगातार उस व्यवस्था को बनाए हुए हैं, अपने परिवारवाद को रखने के लिए। ये किसी पर कमेंट करने के लायक कहाँ है? इनकी न जवाबदेही है, न जिम्मेदारी है, और जैसा कि मुझे अब लग रहा है कि ये पढ़े लिखे भी होते हैं कि नहीं भगवान जाने, क्योंकि इनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता तो दिखता नहीं है। और पढ़ते हैं सर? कैसे नहीं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। और मैं कैसे मान लूं कि ये पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये तो कोई परीक्षा भी नहीं देते हैं भाई। इस देश का प्रधानमंत्री भी एक प्रोसेस से बनता है, इस देश के राष्ट्रपति भी एक प्रोसेस से बनते हैं, इस देश का सांसद चुना जाता है एक प्रोसेस से, यूपीएससी की परीक्षा होती है, इंजीनियर्स की परीक्षा होती है, इकोनॉमिक्स की परीक्षा होती है, हर एक चीज की परीक्षा होती है। ये कौन से ऐसे खुदा मियां टपके हैं सीधा आकाश से जिनकी कोई परीक्षा ही नहीं होती, जिनको जब मन में आता है तब वो कोई भी उलझुल फैसला, इनको पूरे विश्व के, पूरे भारत के हर एक मसले पर बात करनी है। और इनसे खुद पूछिए, साहब आपने अपने एसेट्स क्यों नहीं डिक्लेयर किए हैं? साहब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप कॉलेजियम सिस्टम क्यों जारी रखना चाहते हैं? आप एक दिन 6 बजे बैठ जाते हैं हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस, तो वो पूरे समाचार माध्यमों में आ जाता है, हाय 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 आज 6 बजे तक बैठे। अरे भाई 6 बजे तक बैठे? आप रोज बैठेंगे साहब, आप हमारे 140 करोड़ लोगों के नौकर हैं, आप खुदा मियां नहीं हैं। ये गलतफहमी इनके दिमाग से निकालनी होगी। और मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार या अगली सरकार जो भी बनेगी, जैसा लग रहा है कि तीसरी बार मोदी जी ही आएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सबसे पहला डंडा इन लोगों पर चलना चाहिए और सबसे पहले न्यायिक सुधार होने चाहिए, उसके बिना कल्याण नहीं। सर आपने कहा कि इनकी फाइल उठा लीजिए, परिवार ने, आप सर आरटीआई आप नहीं डाल सकते इन पे? आपकी आवाज नहीं आ रही। वही मैं कह रहा हूं कि आप इन पर, ये आरटीआई के दायरे से बाहर है। कौन हो प्रभु तुम? मतलब कौन सी ऐसी सेंसेशनल जानकारी तुमने छुपा रखी है कि आरटीआई के दायरे में सब आएंगे, जजेस नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं सर आएंगे? कारण है, इतने कारण है सर। उसका कारण सर काटजू जी जो थे, जो किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री के सुपुत्र थे और बाद में आगे बढ़कर अपने प्रताप से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए,
उन्होंने घोषणा कर रखी है कि भारत के 90% लोग बेवकूफ हैं, स्टूपिड, अंग्रेजी में बोला था सर, 90% ऑफ इंडियंस आर स्टूपिड, ठीक है। तो व्हेन 90% इंडियंस आर स्टूपिड एंड दिस इज बीइंग क्लेम्ड बाय आवर ऑनरेबल जज, सो हम और आप कौन होते हैं सब आरटीआई डालने वाले? व्हाई शुड वी बी गिवन द इंफॉर्मेशन? ठीक, 10% कौन है? 10% लोग दिल्ली में रहते हैं, लोटियन जोन के आसपास, या मुंबई में रहते हैं, या चेन्नई में रहते हैं, खैर। और कल परसों इनका अगर ट्वीट देखा जाए काटजू जी का, तो इन्होंने मोदी जी को पूर्ण रूप से रावण और लीच, जोंक, ये घोषित कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में, इनके ट्विटर पे। और इस प्रकार से रिटायर हो चुके हैं, पर रिटायर नहीं हुए हैं सर, देश को अभी भी इनका योगदान की बड़ी आवश्यकता है। तो यह कह रहे हैं कि 10 साल में, पिछले 10 साल में तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और हम लोगों का मेड आवर लाइव्स हेल फॉर लास्ट 10 years, रावण ने। सब सर क्या कहते हैं, हमारी आपकी सर कोई ना क्षमता है ना औकात है, हम लोगों को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। आप एक आदमी सर, आदमी एक बार किसी से भी डील कर, भारत का नाम भारतीय। मैं आपसे बस ये आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर, क्या ये धारणा है, और अगर है ऐसा तो क्यों, कि भारत का कोई भी आदमी अगर किसी तंत्र से डील करना चाहता है तो वो कहता है कि हे भगवान, सबसे डील कर लेंगे, कृपया हमको जुडिशरी के चक्कर में न डालने, कोर्ट कचहरी का चक्कर हमसे न लगवाएं। यदि कोई इस भंवर में फंस जाता है तो उसके निकलते निकलते बहुत समय लग जाता है। क्या भारतीय जनमानस जुडिशरी से बचना चाहता है? ऐसी धारणा है आम भारतीय जनमानस के बीच में? बिल्कुल बचना चाहता है साहब। अरे हमारे यहाँ तो कहावत है कि बड़े से बड़े दुश्मन को 3 जगहों का मुंह न देखना पड़े, और उसमें पहले स्थान पर कचहरी आती है साहब। परदादा मुकदमा करता है, पर पोता लड़ता रहता है, ऐसी तो है मिलॉर्ड्स की रफ्तार। और इसके अलावा इनको दुनिया में हर एक चीज की फुर्सत है। जैसे अभी ये चुनाव आयोग को बुला लेंगे, चुनाव आयोग पर कोई कहीं से भी ईवीएम पर 8-10 याचिकाओं पर ये सुनवाई कर चुके हैं, फाइनल फैसला दे चुके हैं, फिर भी ईवीएम पर कोई पागल जाके कुछ भी कह देगा, ये बैठ जाएंगे उसको सुनने। अभी इन्होंने चुनाव आयोग को बुला लिया, क्यों? क्योंकि डेटा, जो मतदान का डेटा है, उसके परसेंटेज को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अब उस पर इन लोगों को मौका मिल गया। मतलब जहां कहीं भी फैलने का मौका मिले वैसे ही ये फैल जाएंगे। जी और सर, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ जी, और एक चीज ढूंढ रहा हूँ जी। और ये किसी भी आपके हमारे जीवन के जो 4-5 स्तंभ हैं, उसमें से किसी के ऊपर भी ये कभी भी कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। ये सचमुच खुद को खुदा मियां समझते हैं, और सचमुच ही इनको लगता है कि हमें कोई नहीं छुएगा, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जनता इनसे त्रस्त भी है। और अब समस्या क्या हुई है, जो आपने कहा ना कि आरटीआई और वगैरह वगैरह, लेकिन इनके जो उलझुल फैसले हैं, जो इनके सारे काले कारनामे हैं ना, वो अब जनता के पास आ रहा है। तो इसीलिए जनता इनको जब सोशल मीडिया पर खदेड़ रही है, या जनता जब इनको आईना दिखा रही है कि प्रभु ये है आपका चेहरा, तब ये रो रहे हैं कि लोग हमें गलत समझते हैं, हमें लोगों ने बहुत गलत समझा है, हम तो रात रात भर जग के काम करते हैं। भैया काम करते हो तो एहसान नहीं करते हो, नौकर आदमी हो, नौकर की तरह रहो और ठीक से काम करो, वरना मालिक जो इस देश का टैक्स पेयर है, जो इस देश का मतदाता है, वो आपसे पूछेगा कि हाँ भाई काम क्यों नहीं हो रहा है ठीक से। यही मेरी अंतिम बात है। सर आपने इतनी बड़ी बात की कि इतने मुकदमे पेंडिंग है, ये है वो है, और अब मैं कुछ अपने स्तर से कोई बात नहीं कहना, ये मेरा कमेंट नहीं है, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं कोट और अनकोट करके। कोट, पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा।
इसके सहारे वो सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए भी अगला जन्म तो पड़ा ही है। अनकोट, कर्टसी राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की। 1980 में 67 में ये आदमी लिख रहा है और ये बात कह रहा है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है मुकदमे लड़ने के लिए हुए हैं। और एक अगला एक कोट और सब शायद आपको पसंद आए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शौकीनी सबके बूते की बात है। एक एक वकील करने में 100 वेश्या पालने का खर्च है भाई। तो यह भी अनकोट। तो यह राग दरबारी से है, ये मैंने नहीं कहा है, मैंने बस पढ़ा है। ये सर आज की बात नहीं है, ये पुरातन काल से चली आ रही है। और वेश्या पालने का जो खर्च लगता है और बाकी जो कारनामे होते हैं उसमें तो एक अलग पूरी सीरीज चलनी चाहिए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने तो उसका मुजाहिरा कर ही दिया था और आज भी पूरे दमखम के साथ वो न केवल वकालत कर रहे हैं, उनका लाइसेंस भी रद्द नहीं हुआ, बल्कि वो इतने पावरफुल हैं कि क्या ही बताया जाए। सर वो ऐसा है, वो होने वाले राज्यसभा एमपी हैं साहब, कृपया ऐसा ना कहें, आप पे डबल कंटेम्प्ट लग जाएगा। दूसरा ये कि चैम्बर में ये कार्य ऐसा कहा जाता है, ऐसा यूट्यूब पे कुछ वीडियो चल रहे हैं, उसका खंडन भी नहीं किया गया है आज तक। तो कहने का मतलब ये कि यह तंत्र कुछ चेहरों को देखकर फैसला सुनाता है, अपने हिसाब से अपने मन से टिप्पणियां करता है। न्याय क्या कहें, सबके लिए अलग अलग मानदंड है, जैसा शुरू में हम बात कर रहे थे, और एक पैटर्न है। तो हम किसी पर यह टिप्पणी नहीं कर रहे, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, एक पैटर्न है जुडिशरी का जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशन जनता के सामने रख रहे हैं, जैसा जनता ने ट्विटर पर खन्ना जी के लिए रखा था अपने अपने शब्दों में। तो प्यालोक भाई, जो आपने कहा, उम्मीद है कि यह आखिरी चोगा, जो काला चोगा है ब्रिटिश का, जो भारत के भी मन पर और एक व्यवस्था पर हावी है, यह ये लोग उतारेंगे 4 जून 2024 के बाद। कम से कम सर कुछ न करें, सिस्टम ना बदलें, एक कपड़ा तो बदल लो महाराज। यही इनसे प्रार्थना है कि भैया ये काला चोगा उतार लो, कुछ अच्छा पहन लो, सुंदर पहन लो, बढ़िया देखो, यूनिफॉर्म कुछ और कर लो, कुछ थोड़ा बदलाव कर लो। ये ब्रिटिश वाला काला चोगा कृपया उतार दें, इस रिक्वेस्ट के साथ। वैलोक जी, आपकी कोई प्रार्थना हमारे जज साहब लोग के लिए, मेरी इनसे ना तो कोई उम्मीद है जजों से, ना कोई प्रार्थना है। मैं केवल ये जानता हूं कि जो सबको फैसला सुनाते हैं उनको सबसे पहले दंडित होना चाहिए, और ये सबसे पहले अपनी जवाबदेही इनकी तय हो, इनकी जिम्मेदारी तय हो, और इनको एक परीक्षा के माध्यम से चुना जाए, ना कि फलाने की सूरत मुझे पसंद आ गई इसलिए मैं उसको जज बना दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फलाने भतीजे को मैंने गोदी में खिलाया है इसलिए उसका जज बनना इसलिए उसको आवश्यक जज है, बनना जरूरी है। ये व्यवस्था केवल और केवल बदलने लायक है और तत्काल प्रभाव से इसको डिसमेंटल करने की जरूरत है, बस सर। इससे ज्यादा मुझे इनसे ना कोई उम्मीद है, ना प्रार्थना है। ईश्वर न करे कभी किसी अदालत में पैर रखना पड़े, अभी की जो व्यवस्था है उस हिसाब से। मैं तो सभी को कहता हूं कि अगर आपको बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, कहीं भी कुछ भी, कृपया मुकदमेबाजी न करें, क्योंकि वहां न्याय छोड़कर सब मिलेगा। आपस में सुलझा लीजिए, आपस में कर लीजिए, सब चला जाएगा और न्याय भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फैसला तक नहीं मिलेगा साहब। न्याय तो अरे घर चला जाएगा, घर बार बिक जाएगा महाराज, आपका सब कुछ बिक जाएगा। तो इसलिए मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। इनके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने इतने सारे कारनामे कर दिए हैं कि बात करनी पड़ती है। जी, तो एक फ्यूडल सिस्टम हम देख रहे हैं सामने, और भगवान से यही प्रार्थना, ही उम्मीद ये सिस्टम चेंज हो। एक प्रार्थना और, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, भगवान सबको, सबके ही परिवारों को कोर्ट कचहरी से बचाए, हमको आपको तो जरूर बचाए। और इसके साथ यह वीडियो का अंत। दर्शकों, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस और बातें हम करते रहेंगे, आपके सामने रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।